Hello everybody. Is everything all right? And is your work is going on? काम हो रहा है आपका? Yes? तो आज जैसा कि शेड्यूल था, लास्ट क्लासेस में मैंने कहा था वर्क पावर एनर्जी को कंक्लूड करते हुए कि अगले क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को वर्कआउट करेंगे। तो आज के दिन जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को हम लोग वर्कआउट करेंगे उनमें से कुछ यहाँ है। तो क्वेश्चन आप लिख लें और फिर समझने की कोशिश करें कि क्या इस न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन दिया गया है और क्या इससे डिमांड किया जा रहा है, क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है जी, जो थ्योरेटिकल क्लासेस को एक्सप्लेन किया गया था आज वो आपके लिए कितना यूजफुल साबित होने जा रहा है ये आप आज असेस करेंगे। तो नाउ वी स्टार्ट इट। रीड करते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन बाय ए स्टूडेंट इन लिफ्टिंग ए बुक ऑफ मास 0.5 किलोग्राम from the ground and keeping it on a shelf 1.5 meter high। पहला न्यूमेरिकल्स का पहला पार्ट क्या है? यहाँ एक स्टूडेंट है लाइक यू, एक स्टूडेंट है जो एक ऐसे बुक को जिसका मास 0.5 किलोग्राम है, यहाँ ये मास दिया है ना, 0.5 किलोग्राम बुक का मास है, उसको वो ग्राउंड से पिकअप करता है, उठाता है। ठीक है, और उठा करके एक ऐसे शेल्फ में रखता है जो 1.5 मीटर हाई है यहाँ। ठीक है, तो अब ये तो इंफॉर्मेशन हो गया। अब हमसे ये कहा जा रहा है कैलकुलेट द वर्क डन। जी, वर्क डन को कैलकुलेट कीजिए। अगर वो ऐसा करता है तो कितना वो वर्क करता है ये निकालने को कहा जा रहा है। हाउ कैन वी कैलकुलेट इट? कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मान लिया जाए यही बुक है 0.5 किलोग्राम का। अब ये सोचिए, जब वो स्टूडेंट ऐसे किसी बुक को पिकअप करेगा तो कितना फोर्स अप्लाई करेगा? फोर्स कितना अप्लाई करेगा तो बुक का जितना वेट होगा इस मास की वजह से कम उतना फोर्स तो वो अप्लाई करेगा ही। ये फोर्स कितना होगा हम इसके वेट को निकाल करके ही जान सकते हैं। यस, ये आया फोर्स, वेट ऑफ बुक ये आया। कैसे? mg करके हम निकालते हैं वेट। तो mg करके जब हम निकालते हैं वेट, m का वैल्यू दिया है 0.5 किलोग्राम और g का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड या फिर अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। हमने यहाँ कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए 10 लिया है। ठीक है, तो 0.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? ये डेसिमल से ये 10 खत्म हो जाएगा या 10 से डेसिमल रिमूव हो जाएगा। तो अब ये कितना आया? 5। तो 5 न्यूटन। 5 न्यूटन का फोर्स उसको अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये 5 न्यूटन जो हुआ वो वेट ऑफ द बुक हुआ। तो अब 5 न्यूटन का फोर्स और अपलिफ्टिंग कितना होना है, बुक को कितने मीटर हाइट तक पहुंचाना है? जो शेल्फ का हाइट है 1.5 मीटर है ना, यहां से यहां उठा करके इसे रखना है सपोज। तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर। देयरफॉर यस, इस तरह से अगर हमने फोर्स जो रिक्वायर्ड था बुक को उठाने के लिए 5 न्यूटन पाया और डिस्प्लेसमेंट जितना से इसे लिफ्ट करना है 1.5 मीटर है, तो इस तरह से वर्क डन हमने पाया F इंटू एच करके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले पर क्या पाया? F को रिप्लेस कर दिया 5 से और H को रिप्लेस कर दिया 1.5 से और ये कितना हो गया? 7.5। अब 7.5 वर्क हुआ। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। तो इसने जूल यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, चलिए तो अब आइए अब इसके दूसरे पार्ट को देखने के लिए ऑल्सो फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। ग्रेविटी के जरिए कितना वर्क होता है? तो अब देखिए, जो स्टूडेंट है वो बुक को उठा रहा है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहा है या ग्रेविटी के
फेवर में कर रहा है वो काम। जी, ग्रेविटी के अगेंस्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ग्रेविटी डाउनवर्ड है लेकिन बुक को ऊपर उठाया जा रहा है और ये उसके अगेंस्ट हो रहा है। क्या बताया था वर्क को डिफाइन करने और एक्सप्लेन करने के दौरान मैंने, कि जहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो वहां पर वर्क क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर ये निगेटिव वर्क होगा। कितना होगा, तो वर्क तो उतना ही होगा क्योंकि फोर्स वही है, डिस्प्लेसमेंट वही है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। यस, वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना होगा, -7.5 जूल। इसी चीज को आप अदरवाइज में ऐसे भी बना सकते हैं, W इक्वल टू वर्क डन है, W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होता है, जानते ही हैं जनरल फॉर्म में वर्क डन के लिए। यस, तो f का वैल्यू आप 5 से रिप्लेस कर दीजिए और d का वैल्यू 1.5 से रिप्लेस कर दीजिए, जैसा कि ये डिस्प्लेसमेंट है 1.5 मीटर, और cos थीटा cos 180 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। cos 180 का वैल्यू होता है -1 जो कि यहाँ लिखा गया है, और 1.5 और 5 को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो यहाँ पर लिख दीजिए 7.5, लेकिन साइन ऑफ माइनस के साथ। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया 7.5 जूल विद द साइन ऑफ माइनस। ठीक है, तो यही आंसर हो गया ग्रेविटी कितना वर्क करेगा उसका। इस तरह से ये क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट कंप्लीट करता है। ठीक है, अब आइए दूसरे पार्ट पर। सेकंड पार्ट में ये क्या कह रहा है, फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय हिम इफ ही डज द वर्क इन 3 सेकेंड्स। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि उसका पावर कितना रहा होगा, है ना, उसका पावर कितना रहा होगा। तो पावर के लिए अब हम अप्लाई करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला, और पावर के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है जानते हैं आप जी। पावर के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला है W/T। W कितना था 7.5 जूल, टाइम कितना दिया है 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स ये अब काम वही ना कर रहा है, बुक को ग्राउंड से उठाकर शेल्फ पर रख रहा है, वर्क तो वही हो रहा है। यस, तो वर्क वही हो रहा है और वो हम निकाल चुके थे, कितना निकाले थे 7.5 जूल, इसीलिए यहाँ पर वैल्यू रखा 7.5, और टाइम का वैल्यू क्या रखेंगे 3। अब कितना आएगा ये 2.5 जूल पर सेकेंड। याद है जूल पर सेकेंड को क्या कहा जाता है, वाट। इस तरह से स्टूडेंट का पावर डिलीवर्ड कितना रहा, ये निकल गया 2.5 वाट, उसका पावर यही है। तो अब हमारे पास बारी है पार्ट 3 की। यस, जो क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 में है वो यही कह रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम स्लाइड्स डाउन on an inclined plane of inclination 30 degree with the ground. If the block slides due to gravity on it through 50 centimeter, find the work done by the gravity. यही कह रहा है, इसके माने क्या हुआ समझे। कहना इसका ये है कि अगर किसी प्लेन पर जो इंक्लाइंड है, जैसे इस बुक के सरफेस को आप प्लेन मान सकते हैं, ये इंक्लाइंड है, इस तरह से अगर रखा हुआ है तो ये इंक्लाइंड है। अब ये इंक्लाइंड है तो ये जो पोजीशन होता इसका, ये पोजीशन हॉरिजॉन्टल होता, तो इस पे ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये इस तरह से इंक्लाइंड है, झुकाव रखता है, तो फिर यहाँ पर एक एंगल बनेगा। एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री का, ये इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ। ठीक है, अब ऐसे किसी प्लेन पर 1 किलोग्राम मास का ब्लॉक रखा है और वो ब्लॉक ग्रेविटी की वजह से स्लाइड डाउन करता है, इस प्लेन पे नीचे की तरफ आता है ना। आना तो चाहिए था उसको डायरेक्टली नीचे, लेकिन इस प्लेन की वजह से वो नीचे आने से अनकैपेबल है, तो फिर वो क्या करता है, इनडायरेक्टली धीरे धीरे प्लेन के अलाउंग नीचे की तरफ उतरता है, यही ना करता है। यस, स्लाइड करता हुआ इसको कहते हैं उतरना। अब यहाँ से यहाँ आया तो मान लीजिए 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50 सेंटीमीटर से एक डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, तो अब जाकर के वो कितना वर्क करता है, कौन, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, या ग्रेविटी कितना वर्क करता है उस बॉडी को नीचे की तरफ लाने में,
50 सेंटीमीटर से स्लाइड कराया ना ग्रेविटी, तो इसने कितना वर्क किया इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करने में। अब हमें ये कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास हमारे लिए जो यूजफुल फॉर्मूला होगा वो वही है जो लास्ट क्लास में वर्क को एक्सप्लेन करने के दौरान मैंने बताया था, W = FD cos थीटा। ठीक है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं हैं तो फिर उस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या एंगल बन रहा है उसका कोसाइन वैल्यू लेकर के F और D को मल्टीप्लाई कीजिए, वर्क डन निकल जाएगा। यही था, यस। तो अब हम इसमें देखना ये चाहेंगे कि यहाँ पर फोर्स कौन है और डिस्प्लेसमेंट कौन है और बीच में उसका जो एंगल बन रहा है वो कौन है, मतलब वो कितना है। ठीक है, तो अब देखिए वेट इधर है, बॉडी का वेट तो हमेशा नीचे ही की तरफ रहता है, अर्थ के सरफेस पे परपेंडिकुलर ही रहता है ना, वो कहीं इधर उधर नहीं जाता है। जैसे अगर हम इसे नीचे की तरफ फ्रीली छोड़ दें तो नीचे की तरफ आता है, तो अर्थ सरफेस पे वो परपेंडिकुलर ही आता है। तो अर्थ सरफेस ये अगर है, ग्राउंड अगर ये है तो फिर ये नीचे ही की तरफ आता, लेकिन इस प्लेन ने इसको रोक रखा है। तो अभी भी रोक रखे या नहीं रखे, लेकिन फोर्स तो नीचे ही की तरफ माना जाएगा। यस, फोर्स नीचे ही की तरफ एक्टिव है ये माना जाएगा। मूवमेंट हो रहा है अलोंग द प्लेन, ये हुआ। तो मूवमेंट अगर अलोंग द प्लेन हुआ है तो फिर डिस्प्लेसमेंट अलोंग द प्लेन है। अब दोनों के बीच ये मूवमेंट, ये फोर्स हो गया, ठीक है, और मूवमेंट ये हुआ, ठीक है। तो अब ये मूवमेंट हुआ तो ये D हो गया, है ना, 50 सेंटीमीटर का, और ये फोर्स हो गया कितना, वेट ऑफ द बॉडी के बराबर। और वेट कितना होता है, mg। वेट कैसे निकालते हैं, mg से, और m कितना है 1, यहां पर दिया है 1 किलोग्राम मास बॉडी का, ठीक है। और g का वैल्यू कितना लिखेंगे 10, और ये 10 न्यूटन हो गया फोर्स, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर क्या ऐसा यूनिट है, नो, ये SI नहीं है, SI में बदलना पड़ेगा। कितना होगा ये 50/100 मीन्स 1/2 मीटर, है ना, 1/2 मीटर, यस, ये इतना होगा। तो अब फोर्स ये हुआ, डिस्प्लेसमेंट वो हुआ, ठीक है। और दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल यहाँ होना चाहिए। यहाँ पर एंगल है इसमें ना, यहाँ पर यहाँ एंगल नहीं है, तो फिर हम इस एंगल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए इनडायरेक्टली यहाँ जो दिया है कि ग्राउंड के साथ इंक्लिनेशन 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, वो हमारे लिए हेल्प करेगा। तो वो एंगल यहाँ है 30 डिग्री का, तो अब ये 90 डिग्री पर ही है और ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा ये पता कर सकते हैं, यस, कितना 60। तो इस तरह से ये हुआ यहाँ पर 60 डिग्री एंगल। तो नाम लिख लीजिए 60 डिग्री, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। और देयरफॉर वर्क डन W इक्वल टू FD cos थीटा, F हो गया 10, D हो गया 1/2 और cos थीटा का मतलब cos 60 डिग्री, ठीक है। तो 10 × 1/2 × cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ, यस, तो हाफ यहाँ लिख दीजिए। अब कितना आ जाएगा 10 × 1/2, 1/2 कितना होगा 1/4, 1/4 मीन्स 0.25। तो ये इतना 2.5 जूल ये वर्क हुआ। किसने वर्क किया, ये वर्क तो वही ना करेगा जिसकी वजह से वो स्लाइड कर रहा था, और कौन था ये, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के जरिए से हुआ ये वर्क, ठीक है। तो इस तरह से ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। नाउ वी कम टू द फोर्थ पार्ट एंड द लास्ट पार्ट। कैलकुलेट द वर्क नीडेड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए 2.4 किलोग्राम। ये 2.4 किलोग्राम है ना, 2.4 किलोग्राम बॉल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन ये क्या है और इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, अब क्लियर हो गया। इसमें क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक बॉल जो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, उसको 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करवाना है। अगर वेलोसिटी में आप चेंज करना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, वो चेंज कर जाएगा उसका स्पीड। लेकिन
इस सिलसिले में हमसे वो क्या पूछना चाह रहा है, क्या वो फोर्स डिमांड कर रहा है, ये देख लें। कैलकुलेट द वर्क डन, नहीं, वो हमसे वर्क डन निकालने के लिए कह रहा है कि जो आप उसके स्पीड को चेंज कीजिएगा, इंक्रीज कीजिएगा 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड का जी, तो उसमें आपको कितना वर्क करना पड़ जाएगा, ये कह रहा है निकालने के लिए। इसमें तो फोर्स नहीं मांग रहा है कि फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, नहीं, यस, इसमें फोर्स नहीं मांग रहा है। तो फिर हम अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए हमारे पास हेल्पफुल होगा वो आइडिया जो वर्क एनर्जी थ्योरम से लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। क्या कहा था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। तो आइए अब हम उस पे इसे कैलकुलेट कर लें। यस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला तो हुआ 90 जूल। कैसे? फॉर्मूला तो आप जान ही रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ mv²। तो हाफ mv² अगर फॉर्मूला होता है तो v क्या है, वेलोसिटी, स्पीड। यस, तो यहाँ पर दो तरह का स्पीड है, एक था 5 मीटर पर सेकेंड और दूसरा था 10 मीटर पर सेकेंड। तो 5 को हम मान लेंगे इनिशियल और 10 को हम मान लेंगे फाइनल। तो v1 हो गया हमारा इनिशियल 5 मीटर पर सेकेंड और v2 हो गया हमारा फाइनल 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अब इनिशियल वेलोसिटी से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k1 और फाइनल वेलोसिटी से फाइनल काइनेटिक एनर्जी k2 कितना हो जाएगा? तो k1 के लिए हाफ mv² लिखेंगे और इसमें m का वैल्यू जो दिया हुआ है 2.4 किलोग्राम यहाँ, है ना, वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया है, m इक्वल टू 2.4 किलोग्राम। तो यहाँ पर m का वैल्यू रिप्लेस करेंगे और v1 को हम 5 से रिप्लेस कर देंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये कैंसिलेशन के बाद 2 1 जा और 2 2 जा 4 होने जा रहा है, तो ये 1.2 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, इसलिए 1.2 लिखेंगे। तो 1.2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 हो रहा है, 25 से 1.2 को मल्टीप्लाई कीजिए और कितना पाएंगे आप, तो 13। ये 30 जूल हुआ, एनर्जी है। यस, एनर्जी का ऐसा यूनिट भी जूल होता है। तो अब k2 निकालिए। अब k2 निकालने के बाद हाफ mv² से निकालेंगे। k2 को हम लोग किससे निकालेंगे, उसी फॉर्मूले से ना जो हाफ mv² होता है। यस, तो हाफ mv² में हमने लिखा है यहाँ पर हाफ mv²। हाफ mv² में हाफ तो हाफ रहेगा, m को रिप्लेस कीजिए 2.4 से, है ना, और v2 को रिप्लेस कीजिए 10 से, जो ये वैल्यू था। अब 10 से रिप्लेस कीजिएगा तो 10 का स्क्वायर लिखा जाएगा। यस, तो 1.2 से 2.4 फिर एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो 1.2 यहाँ पर लिख लीजिए, 10 का स्क्वायर यहाँ लिख लीजिए, है ना। अब 100 से 1.2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या आएगा, 120। तो 120 जूल लिख लिया। अब k2 ये हो गया, k1 ये हुआ, है ना। तो k2 माइनस k1 ये निकाला जाएगा, कितना होगा, 120 माइनस 30 90। यस, तो 90 जूल ही हुआ डिफरेंस बिटवीन फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम अब वर्क डन कितना हो जाएगा, यही डिफरेंस के बराबर, है ना, क्योंकि वर्क डन हमेशा किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। यस, तो अब समझ गए, चौथा पार्ट का भी आंसर हो गया, है ना। तो अब इस फोर्थ पार्ट के आंसर के साथ आपका जो ये न्यूमेरिकल नंबर 1 में 4 पार्ट जितने दिए हुए थे सबका आंसर हो गया। यस, ये न्यूमेरिकल नंबर 2 और 3 ये दो न्यूमेरिकल और आए। पहला न्यूमेरिकल को कंप्लीट करने के बाद दो और न्यूमेरिकल्स लाया गया, पढ़ेंगे इसे। न्यूमेरिकल नंबर 2, 5 100 watt bulbs for 10 hours and a 1000 watt heater for 1 hour are used every day in a house। क्या कहा जा रहा है, किसी घर में 5 बल्ब हैं, 5 बल्ब्स 100 वाट के, हर एक का पावर क्या है, 100 वाट का। तो वो एवरी डे 10 आवर्स के लिए यूज किए जाते हैं। और एक हीटर है जिसका वाटेज कितना है, 1000 वाट का। 1000 वाट का ये हीटर है और उसको भी यूज किया जाता है 1 आवर एवरी डे। ठीक है, और तब उस केस में कहा जा रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ द रेट इज 4 रुपीज पर यूनिट। जी, इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम होगा, इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम होगा, अगर जितना भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है उस पर रेट लिया जाए अगर 4 रुपीज का, तो फिर उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, है ना।
फाइनली क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इफ द रेट इज ₹4 पर यूनिट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल महीने के लिए कह रहा है। अब ये न्यूमेरिकल्स कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, अब हमें इसका आइडिया लेना है। चलिए, इस क्वेश्चन को देखने के बाद, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखने के बाद मुझे याद आता है थ्योरेटिकल क्लास में एक पॉइंट था किलोवाट आवर, एक टॉपिक था किलोवाट आवर, वो अनएक्सप्लेन्ड रह गया। तो चलिए पहले हम उस किलोवाट आवर को डिफाइन कर लें, और तब उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। जी, किलोवाट आवर। अब ये किलोवाट आवर क्या है पहले इसे समझ लें। किलोवाट आवर एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट है। एनर्जी का ऐसा यूनिट तो आप जानते ही हैं, जूल। जूल कॉमर्शियल यूनिट नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमसे जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया जाता है उसका चार्ज करता है, जो जिस यूनिट पे वो एसआई यूनिट पे नहीं करता, वो अपना एक यूनिट बनाता है और उसी अपने यूनिट को नाम वो देता है किलोवाट आवर। लेकिन हमारे लिए जानना जरूरी है कि उसका किलोवाट आवर और हमारे यहाँ जो एसआई यूनिट जो चलता है फिजिक्स में, उसके साथ क्या कनेक्शन है। यस, जब तक कि ये कनेक्शन नहीं देखेंगे तब तक फिर हम उसका चार्ज को नहीं पता कर पाएंगे। तो पहले डिफाइन कीजिए किलोवाट आवर को। चलिए, अब ये डिफाइन किया गया, किलोवाट आवर को डिफाइन किया गया कैसे। कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस जिसका वाटेज 1000 है, यहाँ पर वाटेज लिखा है 1000, ठीक है। अगर उसको यूज किया जाता है 1 आवर के लिए, यहाँ 1 आवर लिखा है, तो जितना वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में, जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी वो कंज्यूम करेगा उसको कहेंगे 1 किलोवाट आवर। अब इस 1 किलोवाट आवर का वैल्यू जूल में कितना होगा हमें वो देखना है। यस, तो कैलकुलेशन करने के लिए हमने क्या किया, 1 किलोवाट आवर मीन्स 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट, यही ना लिखा है यहाँ 1000 वाट। यस, तो 1000 वाट को लिख दिया हमने, और उसके बाद 1 आवर, तो 1 आवर को 1h लिखा, ठीक है। अब 1000 वाट, 1000 तो रह गया, वाट को हम लोग समझते हैं जूल पर सेकेंड, तो वाट को हमने चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया जूल पर सेकेंड से, और उसके बाद इनटू 1 आवर है, आवर को भी हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा यूनिट तो सेकेंड ही होता है टाइम का। यस, तो सेकेंड 60 इंटू 60 सेकेंड, कितना 60 इंटू 60 सेकेंड। अब ये एस और सेकेंड के लिए, और ये एस ये भी सेकेंड के लिए है, ये दोनों आपको कैंसिल हो जा रहा है ना। यस, तो अब क्या बचेगा 1000 ये और 3600 ये होगा, 60 इंटू 60 का वैल्यू 3600, तो 3600 ये हुआ। आप इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आप लिखेंगे 3.6 इंटू 10⁶, ये इतना जूल आएगा। क्या समझा हमने, 1 किलोवाट आवर जो 1 किलोवाट आवर जो रिप्लेस किया जाएगा, है ना, कितना से, जूल में, 3.6 इंटू 10⁶ जूल से। और अब वो बोर्ड ये समझेगा एसआई यूनिट के मुताबिक अगर 3.6 इंटू 10⁶ जूल का कंजम्पशन हो गया है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, तो अब बोर्ड ये समझेगा कि हमारे यहाँ 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम कर लिया गया, उसके 1 यूनिट के बराबर में, है ना, जो उसका 1 यूनिट है उसके लिए वो अब ये चार्ज करेगा। तो अब यही हो गया 1 यूनिट, ठीक है। यस, तो अब आप इसके जरिए अब यहाँ पर अब सोल्व कर सकते हैं। आइए अब इसका आंसर क्या होगा ये देखते हैं। जी, हमने ये निकाल लिया, 5 बल्ब्स हैं 100 वाट के और 1 हीटर है 1000 वाट का, यही ना है इंफॉर्मेशन। तो 5 बल्ब्स कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे ये पहले हमने किलोवाट में निकाल लिया। 5 बल्ब्स 100 वाट के हिसाब से 5 इंटू 100 500 वाट के हो जाएंगे। यस, अब 500 वाट को अगर किलोवाट में कन्वर्ट किया जाए तो उसके लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि यहाँ किया गया, ठीक है। और अब ये 500 बाय 1000 किलोवाट हो गया, ठीक है। अब टाइम कितना इस्तेमाल किया जाता है, इन 5 बल्ब को कितने देर के लिए यूज किया जाता है, तो 10 आवर्स, यहाँ पर ये टाइम दिया है 10 आवर्स, तो 10 आवर्स यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब इस 10 आवर्स में इस हिसाब से कितना एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा, तो 10 आवर्स में उस हिसाब से 5 बाई 1000 500 बाई 1000 और इंटू ये 10 किलोवाट आवर हो जाएगा कंज्यूम्ड एनर्जी। यस,
तो अब किलोवाट आवर में हो जाएगा, तो अब कितना आया, 10 से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए और 100 से 500 को 5 टाइम्स में कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 किलोवाट आवर। तो 5 बल्ब 10 घंटे तक अगर जलाए जाएंगे तो इस तरह से कितना यूनिट यूज कर लिया जाएगा, 5 किलोवाट आवर। 5 किलोवाट आवर मींस 5 यूनिट, है ना, ये आप समझ लीजिए, 5 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का 5 यूनिट यूज कर लिया गया। अब आइए हीटर के लिए, तो हीटर का वाटेज है 1000, यही ना, यस, तो 1 किलोवाट में बदल देंगे इसको, यस। तो अब टाइम कितना है जिसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, 1 आवर, ये है टाइम 1 आवर, यहाँ सॉरी यहाँ है 1 आवर, ठीक है, ये नहीं। तो अब 1 आवर में ये कितना एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, तो उसको निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 किलोवाट आवर को 1 आवर से, यस, 1 किलोवाट को 1 आवर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1 × 1 तो 1 ही रह जाएगा, और इसीलिए 1 किलोवाट हुआ और आवर लिख दिया गया, ठीक है। तो अब ये भी कितना हो गया, 1 यूनिट। तो ये हीटर 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है एवरी डे, है ना, यही माने हुआ। तो अब टोटल एनर्जी कंजम्पशन कितना हो जाएगा उस हाउस में जिसमें ये 5 बल्ब्स और 1 हीटर को यूज किया जा रहा है। तो टोटल एनर्जी के लिए 5 यूनिट यहाँ और 1 यूनिट यहाँ, 6 यूनिट का हो जाएगा। सिक्स यूनिट्स, है ना, यस, ये 6 यूनिट्स हुआ 1 डे में, है ना, ये एक दिन का है, और अप्रैल महीने का हिसाब मांग रहा है हमसे, है ना, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल के लिए। तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल कितने दिनों का होता है, 30 डेज का। तो 30 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तब कहीं जाकर के टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड निकल जाएगा, यस। तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 6, है ना, यस, 30 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 डे का कंज्यूम्ड एनर्जी 6 यूनिट है, तो 30 दिनों का कितना हो जाएगा, 30 टाइम्स 6 यानी 180 यूनिट्स। अब 180 यूनिट्स ये कंज्यूम हुआ, चार्ज कितना आएगा इसका, चार्ज तो किया जा रहा है 4 रुपीज का पर यूनिट के हिसाब से जी, 720, है ना, 1 यूनिट के लिए 4 रुपए का चार्ज किया जा रहा है, तो 180 यूनिट है, 180 यूनिट्स। तो 180 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 18 4 72 और ये 0 720, तो ये रुपीस में आएगा, है ना, ये चार्ज हो गया। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल का आंसर ये हो गया। अब आखिरी न्यूमेरिकल नंबर 3 के नाम पर, इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, ए बॉडी ए ऑफ मास 3.0 किलोग्राम, यहाँ पर पॉइंट है 3.0 किलोग्राम, एंड ए बॉडी बी ऑफ मास 10 किलोग्राम। जी, दो अलग अलग बॉडी हैं, ए और बी, दोनों का मास अलग अलग है, एक का 3 है और दूसरे का 10 है किलोग्राम में, आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली, इनको एक ही साथ छोड़ा जाता है, ड्रॉप किया जाता है। साइमल्टेनियसली का मतलब यही हुआ, एक साथ छोड़ना, एक साथ ड्रॉप किया जाता है। फ्रॉम ए हाइट ऑफ 14.9 मीटर, यहाँ भी पॉइंट है ना, 14.9 मीटर। अब कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, दियर मोमेंटम का प्लूरल है, दो बॉडीज है ना, तो दोनों का मोमेंटम निकालने के लिए कह रहा है, इसलिए यहाँ पर मोमेंटा लिखा गया है। पॉइंट बी में दियर पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का पोटेंशियल एनर्जी निकालने को कहा जा रहा है। दियर काइनेटिक एनर्जी, दोनों का काइनेटिक एनर्जी निकालने को कहा जा रहा है। कब, व्हेन दे आर 10 मीटर अबव द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड से 10 मीटर अबव हो तब, यस, इतना ये वर्क करने को कह रहा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन तो दे ही दिया आपने, देख लिया, और क्या वर्क करने को कह रहा है ये भी आपने समझ लिया। फाइनली लास्ट में ये पूछता है, डू द बॉडीज ए एंड बी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या दोनों बॉडी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो भी करते हैं, यस, ये फाइनली आपसे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है। अब देखते हैं, पहले तो इसे सोल्व कर लें, उसके बाद जो वैल्यू आता है उसको हम देख लें, तभी ना कंपेयर करके बता सकते हैं कि फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नाउ वी स्टार्ट फॉर सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए समझ लीजिए, अब इसमें एक सेम हाइट ये हो गया, डिफरेंस के लिए ये हाइट हो गया।
यहां से किसी बॉडी ए को और किसी दूसरे बॉडी बी को ड्रॉप किया जाता है। इनिशियल वेलोसिटी ए के लिए भी 0 और बी के लिए भी 0। जितनी देर में वो किसी पॉइंट पर आता है तो वो ग्राउंड से 10 मीटर एबव रहता है, ये हम मानकर चलेंगे, क्योंकि हमें 10 मीटर एबव ग्राउंड का ही हिसाब करना है, हिसाब रखना है। तो ग्राउंड को मान लीजिए ये है, ठीक है। तो यहां से इन दोनों का हाइट कितना है, ये हाइट जो होगा वो भी 10 मीटर का और ये हाइट जो होगा वो भी 10 मीटर का, ठीक है। ये हुआ h, दोनों के लिए h 10 मीटर का। अब सवाल ये है दोनों का मोमेंटम क्या होगा, यहाँ A का मोमेंटम क्या होगा जब आएगा तब, और यहाँ B का मोमेंटम क्या होगा जब आएगा। फिर यहाँ A का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा और B का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, और फाइनली फिर A का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा और B का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। ये सब कुछ हमें मिल सकता है अगर हमें ये मालूम हो जाए कि यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है ना। वेलोसिटी के साथ ही रिलेटेड है मोमेंटम और वेलोसिटी के साथ ही रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी। तो ये दोनों तो वेलोसिटी से जुड़े हुए हैं और हमें वेलोसिटी ही नहीं मालूम है। तो फिर जिस हाइट से ड्रॉप किया जाता है वो हाइट है 14.9 मीटर का। 14.9 मीटर का वो हाइट है जहां से दोनों को ड्रॉप किया जाता है जी। टाइम का इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन उस हाइट का इंफॉर्मेशन है जिस हाइट से उसे ड्रॉप किया जाता है, और वो हाइट कितना है 14.9 मीटर। तो आप ये मानकर चलिए कि यहां से यहां तक जो हाइट है वो 14.9 मीटर का हो गया है ना। यस। तो अब इतना करने के बाद, इतना समझने के बाद अब हम तो ये पता कर सकते हैं कि ग्राउंड से जब ये 10 मीटर एबव रह जाता है तो उस वक्त यहां से यहां कितना मीटर आ पाता है नीचे। तो 14 माइनस 10 कर लेंगे तो ये हाइट निकल जाएगा जितना ये आ रहा है, और ये कितना होगा 14.9 माइनस 10.0 कितना हो जाएगा 9 और 4.9 मीटर, ये इतना रह जाएगा। तो ये इतना 4.9 मीटर आया कौन, बॉडी ए, और बॉडी बी कितना आया वो भी 4.9 मीटर आएगा, क्योंकि उसका भी ग्राउंड से हाइट कितना लिया जा रहा है 10 ही मीटर लिया जा रहा है। तो ये दोनों के लिए वैलिड हो गया, ए के लिए भी और बी के लिए भी, दोनों के लिए वैलिड हो गया। दोनों ही 4.9 मीटर से नीचे आएंगे। अब हमें यह मालूम हो जाएगा कि यहाँ जब पहुंचेगा तो उस वक्त उसके पास वेलोसिटी क्या रहेगी। यस, हमने कैलकुलेट किया जो हमने यहाँ पर बताया अभी कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा 4.9 मीटर का। तो वो डिस्टेंस हमने यहाँ पर शो कर दिया है ना। अब उसके बदौलत जब फ्री ड्रॉपिंग का केस होता है, फ्री फॉलिंग का मोशन होता है, तो उसमें हमें इक्वेशन ऑफ मोशन याद आता है, और वो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर हमने फिट किया वी ए, बॉडी ए के लिए। तो वी ए स्क्वायर इक्वल टू वी1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी एच1 जी। वी1 स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी v1 है ना, और ए फाइनल वेलोसिटी जब यहाँ पर पहुंचेगा तो v1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी एच1। एच1 क्या हुआ, h1 यहाँ से यहाँ तक जो आया वो हाइट है h1, यहाँ पर ये मान कर चलिए यही h1 है, ठीक है। तो h1 ये हुआ, लेकिन v1 तो 0 है, तो v1 0 है, तो अब 0 रखेंगे तो 0 के साथ हमें ऐड करना पड़ेगा 2gh1 को, और हमने ये किया। लेकिन ऐड करने से क्या होगा, रिजल्ट तो फिर भी 2gh1 ही रहेगा, और इसीलिए 2gh1 रहा। तो फाइनली हमने अब 2 तो 2 रहा, g का वैल्यू 9.8 ले लिया, और h का वैल्यू h1 का वैल्यू 4.9 ले लिया, जो कि यहाँ पर ओबियस है ना। अब ये इतना आया तो ये 2 को 4.9 से मल्टीप्लाई कीजिए, वो भी 9.8 हो जाएगा। तो अब वी ए स्क्वायर का ये वैल्यू हुआ। तो वी ए का वैल्यू करने के लिए हमें करना होगा क्या, वी ए का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका स्क्वायर को रिमूव करना होगा। जब हम इसके स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो राइट साइड में हमारा स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट आया, इस स्क्वायर रूट से इसमें स्क्वायर रूट के लिए हमें वैल्यू क्या मिलेगा 9.8, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड से देखा जाए तो पेयर में है, तो एक वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट बन करके 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू हो गया किसका, जो ए बॉडी यहाँ पर पहुंचेगा उसके वेलोसिटी का।
तो बी भी तो यहाँ पे पहुंच रहा है, तो बी का भी वेलोसिटी वही होगा, क्योंकि मास पर डिपेंड नहीं करता है वेलोसिटी फ्री फॉलिंग मोशन में, है ना। यस, तो बी का वेलोसिटी भी यही हुआ। तो अब हमें मोमेंटम चाहिए, पहला पार्ट का आंसर करने के लिए हमें मोमेंटम चाहिए। तो मोमेंटम के लिए हम निकालेंगे यस, ये हुआ अब मोमेंटम, बॉडी ए का मोमेंटम एम ए वी ए से निकल जाएगा, है ना। मोमेंटम तो फॉर्मूला होता है ना एम वी, तो P इक्वल टू एम वी लिखते हैं हम। तो P हमने जब A के लिए लिखना चाहा तो पी ए लिख दिया, तो पी ए इक्वल टू एम ए टाइम्स वी ए, एम ए 3 किलोग्राम, वी ए 9.8 मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई किया 29.4 मीटर, 29.4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जब ये आया इसका मोमेंटम, तो अब बी के लिए भी मोमेंटम निकालने चले तो पी बी लिखेंगे, पी बी इक्वल टू एम बी टाइम्स वी बी, और वही एम बी किसको रिप्लेस कर दिया, एम बी को रिप्लेस कर दिया 10 से, यहाँ पर 10 वैल्यू दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ ए के लिए 3 किलोग्राम था और बी के लिए यहाँ 10 किलोग्राम है, तो यहाँ 10 किलोग्राम रख दिया, और वी बी यही 9.8 यहाँ पर लिया है, और तब दोनों का मल्टीप्लाई किया, डेसिमल से 10 हट जाएगा या 10 से डेसिमल हट जाएगा, तो इस 10 की वजह से 9.8 का डेसिमल रिमूव कर दिया, और फाइनली क्या है 98 वैल्यू हो गया। यूनिट क्या रहेंगे, यूनिट क्या रहेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये हुआ इसका मोमेंटम, तो ए का भी मोमेंटम निकल गया, बी का भी मोमेंटम निकल गया, पार्ट ए का आंसर हो गया जी। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है दूसरे पार्ट में, दिया मोमेंटम, दिया मोमेंटा के बाद बी पार्ट में क्या करना है, दिया पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो फॉर पोटेंशियल एनर्जी आपके पास फॉर्मूला मालूम है, जब एनर्जी पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, U इक्वल टू mgh, यही ना किया था। तो यस, तो U जब हम A के लिए लिखेंगे तो UA लिख दिया, तो MAGH, और MA को रिप्लेस कर दिया 3 से, G को 9.8 से और H को 10 से, ठीक है। और तब ये सब फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद 294 ये आया जूल में, तो ये 294 जूल हो जाएगा A का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जब ये है तब। और B के लिए mb टाइम्स gh को ही यूज करेंगे, mb टाइम्स gh को ही यूज करेंगे हम ub के लिए भी, और तब m को रिप्लेस करेंगे 10 से, g को रिप्लेस करेंगे 9.8 से, और h तो 10 है ही है। तो अब इसमें हम सिंप्लीफाई किए, अब सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ 980 आया, तो ये आपको आंसर हो गया एनर्जी के लिए, है ना। पार्ट बी का आंसर हो गया यस। अब आइए पार्ट सी का, यस हमने कैलकुलेट कर लिया काइनेटिक एनर्जी, जो तीसरे पार्ट सी पार्ट में निकालने के लिए है दोनों बॉडी का, वो यहाँ हमने कैलकुलेट किया, कितना आया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आप जान ही रहे हैं, K इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो जब हम बॉडी ए के लिए यूज करेंगे तो के ए के लिए हाफ एम वी ए का स्क्वायर। अब हाफ तो हाफ रहेगा, एम को रखिए 3 किलोग्राम मास है बॉडी ए का, 3 किलोग्राम मास है बॉडी ए का, और ये वी ए 9.8 इंटू 9.8 स्क्वायर होने की वजह से 2 बार लिखा जाएगा यस। तो उसमें से 2 से आप 4.9 टाइम्स में कैंसिल कर दीजिए 9.8 को, तो अब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 4.9 और 9.8 और 3 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ये इस तरह से आया हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद 144.06 जूल इतना आया। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी ये निकालना है, तो उसके लिए भी हाफ एम वी बी का स्क्वायर यूज करेंगे यस। तो हाफ तो हाफ रहेगा, एम का वैल्यू 10 किलोग्राम लिया गया, और वी बी 9.8 दोनों का तो वेलोसिटी सेम ही था, इसीलिए 9.8 इसमें भी 9.8 इसमें भी रिपीट किया गया, ठीक है। तो 2 से यहाँ से फिर कैंसिल हो गया 4.9 टाइम्स में 9.8 यस। तो अब आएगा इन सब का प्रोडक्ट कितना आया 480.20 जूल, ये आया बी का एनर्जी। तो अब आया दोनों का काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए 144.06 जूल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी 480.20 जूल, है ना ये। तो ये आपका आंसर हो गया एनर्जी के लिए भी, ठीक है। तो अब दोनों का निकल गया, आपने दोनों का काइनेटिक एनर्जी निकल गया, और इस तरह से आपने आपको जो मिला था, इस तरह से आपको जो मिला था पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, इसको इवैल्यूएट करने के लिए वो तीनों काम भी पूरा हो गया। तो अब फाइनली क्या करना है, डू द बॉडीज ए एंड बी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको जस्टिफाई करना है या इसको कंपेयर करना है, चेक करना है जी। तो अब इसके लिए क्या कीजिएगा, अब इसके लिए आपको करना ये होगा कि जहां था बॉडी इनिशियली यहाँ पर था, है ना,
तो जब इनिशियली यहाँ पर था तो उस वक्त इसके पास टोटल एनर्जी कितनी थी ये निकाल लेना होगा, और जब ये यहाँ पर आया तो इस वक्त इसके पास टोटल एनर्जी कितनी है ये निकाल लेना होगा। तो जिस वक्त यहाँ पर था उस वक्त वहां पर तो काइनेटिक एनर्जी नहीं रहा, पोटेंशियल एनर्जी रहा। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? यस, अब ये देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 दोनों के लिए। तो हम पहले ए का लेकर चल डिस्कस करते हैं। ए का इनिशियल एनर्जी यहाँ पर कितना होगा? टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ ए, टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ ए यहाँ पर से निकाला जाएगा, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी उसका 0 है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी होगा। यस, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी में हम k का वैल्यू 0 रख देंगे, और u का वैल्यू यहाँ पर ये इससे रखा जाएगा। m तो मास हो गया, 9.8 g का वैल्यू हो गया, और ये 14.9 ये टोटल हाइट था ग्राउंड से, जहां से वो बॉडी रिलीज किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, अब इस सब का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 438.06 जूल ये आ रहा है। अब वहां पर तो टोटल एनर्जी इतनी थी, जब यहाँ पर आया तो इसके पास टोटल एनर्जी कितनी हुई? तब टोटल एनर्जी कितनी हुई? तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाल रखा है ना, वो दोनों को ऐड कीजिए। याद है 294 और 144.06 यही ना था दोनों एनर्जी, जिसमें ये 294 पोटेंशियल एनर्जी और 144.06 काइनेटिक एनर्जी। यस, तो अगर इतना है तो इन दोनों को ऐड कीजिए, है ना। ऐड करने पर कितना आएगा? ये उतना ही आएगा जितना यहाँ लिखा है 438.06 जूल। ठीक है, अब क्या पाया आपने? ये एनर्जी और ये एनर्जी दोनों इक्वल है कि नहीं? इससे हमें ये पता चल गया कि टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल हो रहा है टोटल फाइनल एनर्जी के। ठीक है, तो यही तो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। यस, और इसको ये फॉलो किया, तो अब हम यहाँ पर जस्टिफाई कर देते हैं। यस, देयरफॉर the body A follows the principle of conservation of energy। yes, body A क्या किया? principle of conservation of energy को follow किया। तो इसी तरह से हम body B पर भी डिस्कस कर सकते हैं, और body E को भी हम इसी तरह से रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन ये काम हम नहीं करेंगे। अब ये काम आपके लिए हम छोड़ देंगे। आप खुद चेक करके देख लीजिए कि बॉडी बी का इनिशियल टोटल एनर्जी कितना था और टोटल फाइनल एनर्जी कितना है, और दोनों कंपेयर करके देख लीजिए कि आर दे इक्वल, दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो आप कंक्लूड कर लीजिए कि वो भी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो किया, करता ही है, आपका रिजल्ट भी वही आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो कांटेक्ट मी, कहाँ? जहां भी इस क्लास के बाद आप मिले, ऑफलाइन तो ऑफलाइन, ऑनलाइन तो ऑनलाइन, है ना ये। तो अब इसके बाद आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। ओके।